गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है लेसन 2 फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग पीछे वाले क्लास में पीछे वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़े थे कि प्रकाश को गमन करने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अलग अलग माध्यम में जो है वो प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है, क्योंकि अलग अलग माध्यम का घनत्व तो अलग अलग होता है। जिस माध्यम का घनत्व तो ज्यादा हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम का घनत्व तो जो है कम हो उसको जो है हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए यदि हम हवा को और कांच को लें तो कांच का घनत्व तो हवा से ज्यादा है, तो कांच जो है वो सघन माध्यम हो गया प्रकाश के लिए, जबकि हवा जो है वो विरल माध्यम होगा। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है घनत्व में परिवर्तन के कारण, क्योंकि घनत्व में परिवर्तन होता है तो अपवर्तनांक वगैरह भी बदल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो ध्यान दीजिए, एक कांच है, ये कांच है और ये हवा है, दो माध्यम है। तो हवा का घनत्व तो कम है, अर्थात यह विरल माध्यम हुआ, और ये कांच है, इसका मतलब ये सघन माध्यम हुआ। सघन माध्यम हुआ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है और हवा से कांच में जाती है, या विरल से सघन माध्यम में, कोई भी दो माध्यम जिसमें एक का घनत्व कम हो तो विरल, दूसरे को सघन कहते हैं जिसका घनत्व अधिक हो। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके चाल में परिवर्तन होता है, घटता है, और वह किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जाना था उसे इधर सीधे, लेकिन वो घनत्व में परिवर्तन के कारण माध्यम के अभिलंब की ओर झुक जाती है। सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से हवा से कांच में आती है, विरल से सघन में आती है, तो अभिलंब की ओर ये झुक जाती है। जबकि यही किरण जब यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण या ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है। ये किरण अभिलंब से दूर भागती है। तो इसी घटना को, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। इसी दिशा में परिवर्तन होने की घटना को जो है हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अथवा जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ती है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। और जो कांच से बाहर निकलती है इसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। इसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं।
आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और इसको कहते हैं आपतन बिंदु। उसी तरह जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण आएगी तो अब ये वाली जो किरण हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण। तो यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में आती है तो आपतित, और उसमें प्रवेश करने के बाद मुड़ जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। तो हम लोग पढ़े कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम इसको तो हम लोग कहते हैं अभिलंब, कोण आई को कहते हैं आपतन कोण, कोणार को कहते हैं अपवर्तन कोण। तो पहला नियम है कि आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, जो कि परावर्तन के जैसा पहला नियम है। उसमें परावर्तित किरण था, इसमें अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही सतह पर होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जया, यानी जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है कोण आई, तो इसकी जया यानी कि साइन आई। आपतन कोण की जया, जया मतलब होता है साइन। आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात साइन आई बटा में साइन आर। आपतन कोण की जया यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, यानी इसका मान जो है बदलता नहीं है, इनके अनुपात का मान हमेशा जो है बराबर होता है। तो दो नियम हुआ। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम क्या है भाई? तो आपतन कोण की जया यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के फलस्वरूप आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम जो है कहते हैं। अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। पूछेगा कि अपवर्तन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को परिभाषित करें, यानी कि पहला जो है आपका आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है? यानी इंसिडेंट रे। यानी कि आपतित किरण। तो ये क्या होता है? यानी कि प्रकाश की वह किरण जो किसी स्रोत से निकलने के बाद माध्यम के सतह पर पड़ती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो इस किरण को जो है हम लोग आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है अपवर्तित किरण, यानी कि आपका जो है रिफ्रैक्टिव रे। रिफ्रैक्टिव रे तो ये क्या है? यानी कि अपवर्तन के फलस्वरूप जो किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर भागती है उसे जो है हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं, रिफ्रैक्टिव रे कहते हैं। तीसरा क्या है? आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो किरण जो है यानी कि आपतित किरण जो है सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन जो है बिंदु कहते हैं।
दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब उसके नेक्स्ट वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे अगला मान लीजिए पहले नॉर्मल, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को जो है हम लोग, या खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, यानी इसको नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को जो है हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इस आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। अब इससे संबंधित एक जो है और इसी में टॉपिक पूछता है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, ये कांच है, ये हवा है। जब कोई प्रकाश की किरण या आपतित किरण हवा से कांच में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा यही होती है, यानी कि वो सीधा निकल जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो पहले अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यही किरण फिर जब जो है सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और कांच से हवा में आती है, फिर दोबारा इधर हवा हो गया तो ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। उस स्थिति में यह जो किरण है ये अपने वास्तविक पथ से जितनी दूरी से विस्थापित होती है उस दूरी को, अब देखिए ये इसका वास्तविक पथ है लेकिन अब ये इतना दूरी पीछे हट गई, तो इस दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं ये पूरा किरण आपतित किरण है, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण तो हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और कांच से हवा में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है, जिसके कारण ये अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, हट जाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप ये आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, यानी जितनी दूरी से ये विस्थापित होती है, इस लंबवत दूरी को जो है हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब हम लोग इसमें आते हैं, अब आगे कुछ बढ़ते हैं। आप लोग देखते होंगे कि यदि बाल्टी में पानी है और उसमें आप छड़ी डालते हैं, छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण जब हवा से उस बाल्टी में रखे पानी का घनत्व तो ज्यादा है हवा से, तो सघन माध्यम में जाती है तो किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए आपको छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, या उसके अंदर रखा हुआ कोई सिक्का, कोई वस्तु कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो अपने वास्तविक स्थिति से मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण वस्तु की स्थिति भी अलग दिखाई देती है, वो काल्पनिक स्थिति होता है, वास्तविक नहीं होता है।
अब आता है इसमें क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण जिसे आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ये कांच है यानी सघन माध्यम है। ये हवा है यानी कि विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। यदि वह किरण अभिलंब से इतना दूर भागे कि वह अभिलंब से 90 डिग्री का यानी कि जो अपवर्तन कोण बन रहा है R, ये 90 डिग्री का बने तो इसके संगत जो आपतन कोण है, इसको हम लोग जो ये आपतन कोण है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी वह आपतन कोण जिसके कारण अपवर्तन के फलस्वरूप अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उस आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे। कब? जब कोण R बराबर 90 डिग्री हो अपवर्तन कोण का, तो कोण I को कोण IC कहते हैं, यानी कि क्रांतिक कोण कहेंगे। जब अपवर्तन के फलस्वरूप अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से सूचित करते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये हो गया आपका क्रांतिक कोण, यानी कि आपतन कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। कब? जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। और ये कब होगा? जब प्रकाश की किरण जो है सघन से विरल में, हवा, कांच से हवा में या कोई भी ज्यादा घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में जाती है तब। इसके बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि परफेक्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन। परफेक्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन। करकेंद्र धनुष बनता है या हम लोग मरीचिका या मृग तृष्णा मरुभूमि में देखते हैं, या गर्मी के दिनों पर सड़क पर जब हम लोग चलते हैं रोड पर तो दूर से लगता है कि आगे का जो सड़क है वो भीगा हुआ है, पानी बह रहा है, जिसे हम लोग मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। ये परफेक्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। अब ये क्या है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, और यदि वह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है और अभिलंब से इतना दूर भागती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए, तो इसका मतलब कि वह प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही है।
क्योंकि 90 डिग्री पर होगा तो सतह के समांतर किरण जाएगी, 90 से 91 भी हो गया तो वो नीचे की ओर झुक जाएगी। तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौटती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपवर्तन के फलस्वरूप वापस उसी माध्यम में लौट जाए अथवा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि तो मरीचिका या मृत तृष्णा कैसे बनता है? क्योंकि वायुमंडल में हवा का घनत्व तो हमेशा एक समान नहीं होता है, हवाओं का घनत्व तो जो है बदलते रहता है। क्योंकि हवाएं जो है जब बहती है तो ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाओं का घनत्व तो ज्यादा है तो वो सघन माध्यम का कार्य करती है, गर्म हवाओं का घनत्व तो कम होता है, वो विरल माध्यम का जो है कार्य करती है। इस तरह घनत्व में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है और जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनता है, जिसके फलस्वरूप मृत तृष्णा मरीचिका बनता है। और वायुमंडल में हम लोग आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंद्रधनुष का भी निर्माण होता है। तो आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े, पार्श्विक विस्थापन पढ़े, क्रांतिक कोण पढ़े, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़े। अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी वस्तु का अपवर्तनांक जो है इतना है, 4 है या 2 है या 1 है, तो उसका अर्थ क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछता है बार बार कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, उसके बारे में जो है हम लोग कल विस्तार से पढ़ेंगे।